Hello everyone, I hope you all are doing great. Welcome back to Target PubEd and we are discussing Lakshmikant for Public Administration. लास्ट वीडियो में हमने सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन को डिस्कस किया था और हमने एक प्रिंसिपल भी कवर किया था दैट वाज हायरार्की। और आज के वीडियो में हम दो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इट इज़ अ यूनिटी ऑफ कमांड एंड सेकेंड प्रिंसिपल इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। सो स्टार्ट्स विद द यूनिटी ऑफ कमांड. What is unity of command? Unity of command means when in any organization a subordinate receives order from only one superior. After we call it the unity of command. मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब सुपीरियर सिर्फ सिंगल सबॉर्डिनेट को ही ऑर्डर या टास्क असाइन करते हैं उसको हम कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड. जो एम्प्लॉय है ही शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली. मीन्स सिर्फ सिंगल सुपीरियर है, उसके अंडर में सिर्फ एक ही सबॉर्डिनेट अलाइन है, उसको हम बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड. इट मीन्स नो एम्प्लॉय शुड बी सब्जेक्टेड टू द ऑर्डर्स ऑफ मोर देन वन सुपीरियर. मीन्स कोई भी एम्प्लॉय एक से ज़्यादा के सुपीरियर्स के ऑर्डर को नहीं फॉलो करेगा. इट ऑल्सो स्टैंड्स फॉर सिंगल बॉस फॉर ईच पर्सन और मोनो कमांड. इसको हम सिंगल बॉस फॉर ईच पर्सन भी कह सकते हैं और मोनो कमांड भी कह सकते हैं. मीन्स डुअलिटी ऑफ कमांड एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ कमांड डज नॉट एग्जिस्ट हियर. व्हाट आर द डेफिनेशंस? हेनरी फ्योल सेज दैट फॉर एनी एक्शन whatsoever an employee should receive orders from one superior only. किसी भी एक्शन के लिए, कोई भी एक्शन, वेदर इट इज रिलेटेड टू finance, legal, one employee should receive order from one superior only. According to Fayol, it is important to follow the unity of command in any organization because without the unity of command there will be a chaos in the organization and the future of that organization will be in trouble. Means अगर हम यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो नहीं करते हैं, अगर सिंगल सुपीरियर मल्टीपल सबॉर्डिनेट्स को टास्क असाइन करता है या सिंगल सबॉर्डिनेट मल्टीपल बॉसेस से ऑर्डर लेता है तो क्या होगा वहाँ पे? देयर विल बी अ क्योज और कंफ्यूजन वाली कंडीशन क्रिएट हो जाएगी और अल्टीमेटली क्या होगा कि वर्क टाइमली कंप्लीट नहीं होगा और उस ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेस या ग्रोथ है वो वहीं स्टॉप हो जाएगी. Pfiffner and Presser says the concept of unity of requires every member of an organization should report to one and only one leader. Means concept of unity of command requires that हर मेंबर ऑर्गेनाइजेशन का जितने भी मेंबर्स हैं, एवरी एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिपोर्ट टू वन पर्सन ओनली और हेडेड बाय वन लीडर ओनली. Dimock and Dimock says a corollary of a chain of command is unity of command. The principle that each employee should have one boss. He says chain of command is like a unity of command and it states that each employee should have one boss. Means जितने भी employees हैं organization में उन सब के लिए एक ही boss होना चाहिए. Some philosophers favors the unity of command and some gave their views against the unity of command. First discuss the philosophers who gave views in the favor of unity of command. The observance of the concept of unity of command is essential to avoid confusion and manipulation in organization. Means unity of command बहुत important है किसी भी organization के लिए to avoid confusion and manipulation in organization. Duality or multiplicity of commands keeps an employee under confusion and conflicting situations. Means अगर एक सिंगल सबॉर्डिनेट को मल्टीपल सुपीरियर से ऑर्डर मिलता है तो क्या होगा वहाँ पे? Duality or multiplicity of command can keep that subordinate in under confusion on which arises a कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन कि वो एम्प्लॉय भी या वो भी सबॉर्डिनेट भी कंफ्यूज हो जाएगा कि whom to follow और what to follow, कि वो किसको पहले फॉलो करे, किसके काम को पहले कंप्लीट करे और क्या काम उसे करना चाहिए.
और उस केस में क्या होगा कि वहाँ पे काम ही कंप्लीट नहीं होगा और बल्कि जो सबॉर्डिनेट है वो इररिस्पॉन्सिबल बन जाएगा। लाइक सपोज आई एम अ सबॉर्डिनेट और अगर मुझे बहुत सारे लोगों से ऑर्डर रिसीव होता है कि आपको ये काम भी करना है, ये वन वर्क इज रिलेटेड टू द फाइनेंस एंड अदर इज रिलेटेड टू द लीगल एंड अदर वर्क इज रिलेटेड टू द टेक्निकल डिपार्टमेंट, तो क्या होगा कि आई विल गेट कन्फ्यूज कि मैं क्या करूँ पहले, और क्या होगा कि वहाँ पे बस काम को जल्दी जल्दी निपटाया जाएगा, उसमें कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं इंक्लूड होगा। Henry Fayol is the most important advocate of a principle of unity of command. He asserted that it should be violated, authority is undermined, discipline is jeopardy, order disturbed and stability threatened. जो stability होगी वो नहीं हो पाएगी. As soon as two superior wield their authority over the same person or department, uneasiness make itself, it should be chaos persists and disorder increases, malady takes an appearance of an organism troubled by a foreign body, and following consequences are to be observed. Either the dual command ends in disappearance or elimination of one of the superior, and organic well-being is resorted. मीन्स क्या होगा कि वो जो सुपीरियर्स है जिन्होंने उस सब सिंगल सबऑर्डिनेट को कमांड दी है, उन दोनों में ही क्लैशेस स्टार्ट हो जाएंगे, वो दोनों ही आपस में उनके बीच तालमेल नहीं रहेगा, और क्या होगा कि एट द एंड या तो एक सुपीरियर नहीं रहेगा या फिर वो फॉरेन बॉडी, यहाँ पे कहा गया फॉरेन बॉडी कहा है सबऑर्डिनेट को, मतलब एक सबऑर्डिनेट की वजह से उन दोनों में क्योस वाली कंडीशन क्रिएट हो जाएगी. एंड इन नो केस देयर इज अ एक्सेप्शन ऑफ सोशल ऑर्गेनिज्म टू डुअल कमांड. According to Fayol, following factor results in dual command. अगर dual या multiple command मिलती है subordinate को तो कौन कौन से factors या कौन से result हो सकते हैं. Dividing up the authority between two members, जो members हैं superiors हैं उनमें ही clashes start हो जाएंगे. Imperfect demarcation of departments, constant linking up as different departments, natural intermeshing of functions, duties often badly defined. मीन्स काम सही से नहीं होगा, डिपार्टमेंट्स के बीच जो इंटरमैशिंग जो फंक्शंस हैं डिपार्टमेंट्स के वो टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, ड्यूटीज़ जो असाइन की गई हैं वो नहीं हो पाएंगी, और एट द एंड क्या होगा, डिपार्टमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर होगा वो खतरे में आ जाएगा. Gulick and Ulrich also supported the principle of unity of command. They believe that a man cannot serve two masters. Gulick और Ulrich ने भी unity of command के concept को support किया और उन्होंने कहा कि a single man cannot serve two masters. वो एक व्यक्ति किसी भी दो लोगों को खुश नहीं कर सकता. They concluded that well-managed administrative unit in the government are almost without exception headed by a single administrator. Gulick explained the importance of this principle. Any rigid adherence to the unity of command may have its absurdities, but they are unimportant in comparison to the certainty of confusion, inefficiency and irresponsibility which arises from the violation of principle. अगर हम इस principle को violate करते हैं, इसको नहीं follow करते हैं तो क्या होगा कि confusion irresponsibility create हो जाएगी. और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है यहाँ पे, हम यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल को तभी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जब हमने रूल ऑफ और प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की को ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड किया है या इम्प्लीमेंट किया है. इन एनी ऑर्गेनाइजेशन यूनिटी ऑफ कमांड इज फंक्शनल ओनली आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की, बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की सेज दैट one superior will give order to the one subordinate only and one subordinate will receive order from immediate superior only. So suppose here it is B, here it is C, here it is C, here it is D, here it is E. अगर B को कोई टास्क असाइन करना है तो या तो वो अपने इमीडिएट सुपीरियर को ही सबऑर्डिनेट को ही असाइन करेगा, या उसे B को रिपोर्ट करना है तो वो अपने इमीडिएट सुपीरियर को ही रिपोर्ट करेगा, राइट. वो हॉरिजॉन्टल लेवल पे या डायगोनल लेवल पे वो रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं ना. तो क्या होगा, यूनिटी ऑफ कमांड भी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि अगर बी है, बी सिर्फ ए को ही रिपोर्ट करेगा तो ए ही सिर्फ बी को टास्क असाइन करेगा. तो क्या होगा कि यहाँ पे सिंगल बॉस वाला कंसेप्ट आप फॉलो कर सकते हो. या ई है, वो ए को ही रिपोर्ट करेगा और ए सिर्फ ई को ही ऑर्डर पास करेगा, तो यहाँ पे सिंगल कमांड का आप कंसेप्ट ईजिली फॉलो हो सकता है. Then we have arguments against the unity of command.
Unity of command has been opposed by many writers such as Hudson, Skeller Hudson. He says the old concept of single boss for each person is seldom found fact in complex governmental situation. Many interrelationship exist without the straight line of a command, which requires the working with reporting to the many persons purpose for orderly effective performance. Means, according to Hudson, in the present time, it is impossible to apply the rule of unity of command in an organization, because in today's time we are giving more preference to the specialization. One subordinate has many superiors who have issued order to the subordinates in respect of their jobs. Hence, the present time we don't see the unity of command in the organization, but rather we see a diversity or multiplicity of a command is seen. In simple words, हडसन ने कहा कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक सिंगल लाइन कमांड की जगह भी बहुत सारे रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं जिनके साथ हमें काम करना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैनी पर्सन्स को हमें रिपोर्ट करना पड़ता है, मल्टीपल सुपीरियर्स को हम रिपोर्ट करते हैं. क्यों? फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस. मीन्स he also says that he also give preference to the concept of specialization, because अगर लीगल डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई टास्क असाइन होना है किसी भी सबऑर्डिनेट को, और अगर वो टास्क एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट असाइन करता है, तो क्या उस टास्क में अच्छे से वर्क हो पाएगा, इफेक्टिवली वर्क हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. बट अगर सेम टास्क लीगल डिपार्टमेंट ने ही उस सबऑर्डिनेट को असाइन किया है, then that task will be done effectively and under the expert supervision. हर्बर्ट साइमन ने कहा द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड कॉन्फ्लिक्ट्स विद द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन. हर्बर्ट साइमन ने भी इस व्यू को सपोर्ट किया, स्पेशलाइजेशन की व्यू को. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज टू विच अथॉरिटी इज पुट इन द ऑर्गेनाइजेशन इज टू ब्रिंग अबाउट स्पेशलाइजेशन इन द वर्क ऑफ मेकिंग डिसीजंस. सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है अथॉरिटी का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लाने के लिए, वो क्या है? स्पेशलाइजेशन. तो अगर सिंगल पर्सन ही मल्टीपल सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर पास करेगा, तो क्या होगा कि लाइक वन सुपीरियर वन सबऑर्डिनेट को ऑर्डर पास करे, तो वहाँ पे स्पेशलाइजेशन नहीं होगा. इसका एक एग्जाम्पल उन्होंने हर्बर्ट साइमन ने दिया. If an accountant in a school department is subordinate to an educator, then the finance department cannot issue direct orders to him regarding the technical accounting aspects of his work. मीन्स किसी भी स्कूल में अगर कोई अकाउंटेंट है और वो सबॉर्डिनेशन में वर्क करता है एजुकेटर के, तो एजुकेटर जो उसको ऑर्डर पास करेंगे वो सिर्फ उसको बताएंगे कि आपको फाइनेंस से रिलेटेड और या फाइनेंस का कोई वर्क है, अकाउंटिंग का कोई वर्क है, बट वो उसमें स्पेशलाइज नहीं है एजुकेटर. बट अगर सेम वर्क फाइनेंस डिपार्टमेंट ही उसको डायरेक्ट ऑर्डर पास करते हैं, डायरेक्ट ऑर्डर इशू करते हैं, तो क्या होगा? वर्क में एक स्पेशलाइजेशन होगी और वो इजीली उसको वो टेक्निकल अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स के बारे में बता सकते हैं. Similarly, a director of motor vehicle in a public work department will be unable to issue direct order on the care of motor equipment to the fire truck driver. In the same way, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, डायरेक्टर ऑफ मोटर व्हीकल इन पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट विल बी अनेबल टू इशू, वो उस ऑर्डर को इशू नहीं कर सकते. किससे रिलेटेड? मोटर इक्विपमेंट से रिलेटेड. किसको? फायर ट्रक ड्राइवर को. He continues says that principle of unity of command is perhaps more defensible if narrowed down to the following. In case two authoritative command conflicts, there should be a single determinate person whom the subordinate is expected to obey. अगर कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट आता है, टू अथॉरिटेटिव कमांड में कुछ और कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो देयर शुड बी अ सिंगल डिटर्मिनेट पर्सन जिसको जाके वो सबऑर्डिनेट अपनी बात बता सकते हैं. दे आर एक्सपेक्टेड टू ओबे एंड सेंशन ऑफ अथॉरिटी शुड बी अप्लाइड अगेंस्ट द सबऑर्डिनेट ओनली टू एनफोर्स हिज ओबीडियंस टू दैट पर्सन. F.W. टेलर ने भी प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड को रिजेक्ट किया. He says that the concept of even instead of the unity of command, he suggested the concept of functional foremanship, under which a worker receives order from 8 supervisors or functional foremen.
to ensure the specialization and expert supervision. हेनरी फियल ने कहा कि the functional foremanship violates the rule of unity of command because as per Taylor's principle, one subordinate has 8 types of superior, which in the context of their respective work issue order to the subordinates. Hence, the unity of command is not exist, but there it is a diversity or multiplicity of command. Means एक single subordinate 8 superior से order receive कर सकता है. How? Like here it is B, here it is C, here it is C, here it is D, here it is E, here it is F, here it is G, here it is H. Means one superior can receive order from a 8 type of superiors. One subordinate can receive order from 8 types of superiors. How? To ensure the expert supervision and specialization. Means A is a legal department, B is the education department, C is the finance department, D is the technical department, E is the communication department. तो क्या होगा कि अगर कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को या टेक्निकल डिपार्टमेंट को कोई ऑर्डर टास्क असाइन करना है सबऑर्डिनेट को, तो दे कैन डायरेक्टली असाइन द टास्क टू दैट सबऑर्डिनेट. तो इससे क्या होगा कि एक स्पेशलाइजेशन भी होगा. और अगर कोई यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट अगर सेम टास्क एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट असाइन करते हैं तो क्या होगा, वो एक्सपर्ट सुपरविजन में नहीं वर्क कर पाएगा. उसको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो एक एक्सपर्ट्स के उसको व्यूज़ नहीं मिल पाएंगे. तो अगर वो टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंडर में ही वर्क करता है तो क्या होगा कि एक्सपर्ट सुपरविजन भी हम इंश्योर कर पाएंगे और स्पेशलाइजेशन भी इंश्योर कर पाएंगे. What are the factors that affecting the concept of unity of command? So there are 2 factors which affect the concept of unity of command. The adaptation of plural bodies like boards, commissions are the head of the administrative agencies as against bureaus. Bureau are headed by a single person and boards and commission are headed by multiple or body of persons. Increasing numbers and growing influence, power of staff, auxiliary agencies are manned by specialists. What are the other meanings of unity of command? In addition to the above, the concept of unity of command is also interpreted 2 ways. It means that all the units of the organization should be integrated and brought under authority of a one person like president, cabinet, ministers or secretary. Means जितने भी यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन में उन सबको लिंक कर देना चाहिए और उनको मर्ज कर देना चाहिए, इंटीग्रेटेड कर देना चाहिए. दे शुड बी हेडेड बाय वन पर्सन ओनली सच एज प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, सेक्रेटरी एंड चेयरमैन. And in the present time, since the more importance is given to the specialization in the present time, so formation of board, committee and commissions is a common thing. Hence we see that the unity of command is being violated. तो क्या है आज के टाइम में क्या कि हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं स्पेशलाइजेशन को, जिसकी वजह से हम बोर्ड्स को, कमिटी को, कमीशंस को बनाते हैं, उनको डेवलप करते हैं. तो क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस स्पेशलाइजेशन को दे दें और कंसेप्ट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज बीइंग वायलेटेड इन द टुडेज टाइम. देन वी हैव नेक्स्ट प्रिंसिपल, स्पैन ऑफ कंट्रोल. मैरिट्स और डिमेरिट्स की बात करें अगर यूनिटी ऑफ कमांड की, तो दैट आर सिमिलर टू द मैरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ हायरार्की ओनली. Span of control. The principle of span of control, under which means number of subordinates are or the units of work that an officer can personally direct, control or supervise. It is also known as span of supervision or span of management. Means यहाँ पे क्या है कि single superior कैसे मल्टीपल सबॉर्डिनेट्स को या कितने मल्टीपल सबॉर्डिनेट्स को वो टास्क असाइन कर सकते हैं, पर्सनली उन्हें डायरेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, सुपरवाइज कर सकते हैं. इस कंसेप्ट को हम स्पैन ऑफ सुपरविजन भी कहते हैं और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं. अकॉर्डिंग टू डिमॉक एंड डिमॉक, द स्पैन ऑफ कंट्रोल इज अ नंबर और रेंज ऑफ डायरेक्ट हैबिचुअल कम्युनिकेशन कॉन्टेक्ट बिटवीन द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रिंसिपल फेलो ऑफिसर. तो इट इज अ टाइप ऑफ अ रेंज ऑफ डायरेक्ट हैबिचुअल कम्युनिकेशन बिटवीन चीफ एग्जीक्यूटिव जो हेड है ऑर्गेनाइजेशन का एंड
प्रिंसिपल फेलो, जो उसके फेलो ऑफिसर्स है. द स्पैन ऑफ कंट्रोल implies to the numbers of subordinate over and whom the superior carry out orders and establish control over. The span of control is represented by n. Span of control is represented by n. French management consultant V.A. Gracchus called the span of control as a span of attention. He says that span of control is related to the concept of span of attention. Gracchus suggested that the numbers of subordinate increase arithmetically, means जो subordinates है वो arithmetically increase होते हैं. जो numbers of subordinates है, there is a exponential increase in the numbers of possible relationship. He presented the following formula to find out the possible numbers of total relationship. He gave the formula to find out कितने रिलेशनशिप या पॉसिबल रिलेशनशिप हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. हैमिल्टन ने कहा कि सुपीरियर कैन कुड सुपरवाइज 3 to 4 सबॉर्डिनेट. ग्रैकोनस ने कहा कि वन सुपीरियर कैन सुपरवाइज द वर्क ऑफ 6 सबॉर्डिनेट्स ओनली. इसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला भी बताया, उसको एक बार ही डिस्कस कर लेते हैं. ये फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ रिलेशनशिप. n plus n minus 1 plus n 2 by n by 2 minus का 1. दिस इज द फॉर्मूला. और सपोज n की वैल्यू 2 है, लेट n is equals to 2. So formula will be 2 plus 2, 2 minus 1 plus 2, 2 by 2 plus minus का 1. Then it will be 2 plus 2 into 1 plus 2, 4 by 2 minus 1. It will be 2 plus 2 plus 2 into 1, 2 plus 2 plus 2 is equals to 6. So answer will be 6. Means the total number of possible relationship will be 6. Urbich said superior can supervise directly 5 to 6 subordinate at the higher level, and at the lower level he can supervise 8 to 12 subordinate because the work is more simple and routine work जो होता है at lower level. What are the factors determining the span of control? First we will discuss the personality, factor of personality. If the personality of the superior is more effective, then the span of control would be wider, and if the personality of the superior will be dull or incompetent, then the span of control would be narrow. Means जो superior है, सुपरवाइजर है, उसकी पर्सनालिटी अगर ही इज इंटेलिजेंट है, एनर्जेटिक है, टैक्टफुल है, इफेक्टिव है अपने काम में, तो क्या होगा, स्पैन ऑफ कंट्रोल वुड बी वाइडर. वो ज़्यादा से ज़्यादा सबॉर्डिनेट्स को सुपरवाइज कर सकता है. बट अगर ही इज़ अ वीक, डल एंड इनकॉम्पिटेंट, इनइफेक्टिवनेस, तो क्या होगा कि जो स्पैन ऑफ कंट्रोल का जो स्ट्रक्चर होगा वुड बी नैरो. एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Means if a subordinate are well matured, if the organization is a new, then generally the superior would be new and less experienced, then the span of control would be
limited. But if the organization is very old and then they have matured and the well experienced superiors, then the span of control would be wider. पर्सनालिटी में एक और चीज आती है यहाँ पे, मेच्योरिटी. Means if the superiors are matured enough, then they can manage the numbers of subordinate, and ultimately the span of control will be wider. But if the superiors are immature or untrained and unexperienced, then the span of control would be limited. Then we have functions. It refers to the type of nature of the work to be supervised. Means the span of control is more when the work is supervised of easy and routine and mechanical and homogeneous character. But अगर हम सिंपल वर्क को ही या डेली का जो रूटीन वर्क है अगर वही कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वही वर्क हो रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में, तो क्या होगा, स्पैन ऑफ कंट्रोल ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, वाइडर होगा. बट अगर जो वर्क है सच एज आर्मी जनरल का जो वर्क है या फिर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में है, नॉन रूटीन कैरेक्टर का है, इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर का, हेट्रोजेनस कैरेक्टर का है, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल वुड बी लिमिटेड. देन वी हैव स्पेस. इट रिफर्स टू द प्लेस ऑफ वर्क टू बी सुपरवाइज. इसको आप ज्योग्राफिकल फैक्टर भी कह सकते हो. When the organization is situated at one place under one roof, then the span of control will be broader. But if the organization is scattered, then the span of control will be narrow. And in present time, we are giving more preference to the specialization in the organization, then the span of control is getting broader. Administrative organizations are also adopting the latest developments and invention in the fields of technologies. With the development in the fields of communication technologies are being inducted into the administrative organization, where internet, video conferencing, Zoom meeting, Google meeting are giving preference or is reducing the geographical distance between the superior and subordinate to a great extent. And hence one superior is capable of controlling multiple subordinates, and it is ultimately increasing the span of control. Means आज के टाइम में जैसे अगर हम देखा जाए, बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है आज के टाइम का आफ्टर कोरोना और ड्यूरिंग कोविड, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं सभी रिमोटली वर्क कर रहे हैं. दे आर कंडक्टिंग मीटिंग ऑन गूगल मीट्स और जूम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, इंटरनेट का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है. तो क्या है, जो जोग्राफिकल लिमिट है या फिर जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो रहा है. तो आप एक पर्टिकुलर प्लेस पे बैठ के रहिए, एक वन कॉर्नर में बैठ के कंट्री के, तो आप मल्टीपल सबऑर्डिनेट्स को मैनेज कर सकते हो. In the time of economic liberalization of present time, in administrative organization, work proficiency and economic efficiency is being more giving preference, and upon the span of control is increasing considerably. आज के टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं, इकोनॉमिक एफिशिएंसी को दे रहे हैं. तो क्या है, स्पैन ऑफ कंट्रोल इज बिकमिंग वाइडर. According to the report of Committee on Administration in 1972, span of control is larger in the following cases, where एक रिपोर्ट के थ्रू 1972 में बताया गया कि span of control would be larger or wider in the following cases, where the superiors are energetic, skilled and intelligent and competent, as well as subordinates. Competent, आपके पास सबऑर्डिनेट्स है, वेल ट्रेंड है, एक्सपीरियंस है, तो क्या होगा कि उनको ज़्यादा गाइडेंस की नीड नहीं होती है, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल विल बी वाइडर. इफ द वर्क इज रूटीन, रिपीटेटिव और मेजरेबल एंड होमोजेनस. वेल प्लान वर्क, अगर आपने अच्छे से उसका प्लानिंग कर रखी है, प्लान बना के चल रहे हैं, तो वर्क कैन बी डन ईजिली. यूटिलाइजेशन ऑफ स्टाफ असिस्टेंस, यूज ऑफ वेरियस इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एम्प्लॉय अंडर वर्किंग अंडर सिंगल रूफ. अगर सिंगल रूफ में वर्क हो रहा है और इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन एंड मटेरियल सोर्सेज का यूटिलाइजेशन करते हैं, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल वुड बी वाइडर. तो अभी तक हमने 3 प्रिंसिपल को कवर किया. फर्स्ट हमने प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की देखा, जिसमें वन सुपीरियर विल गिव ऑर्डर टू द वन इमीडिएट subordinate only, and one single subordinate or subordinate will receive order from the immediate superior only.
देन वी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड में देखा हमने वन सुपीरियर should give order to the one subordinate only and one subordinate will receive order from one superior only. And under the span of control we discuss the capability of a superior to handle, to supervise the multiple numbers of subordinates. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक कंसेप्ट की अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड वी ऑल्सो डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, जिससे मोस्ट ऑफ द एग्जाम में वेदर इट इज अ बैचलर्स और मास्टर्स और यूपीएससी में क्वेश्चन आता ही आता है. डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, टिल देन टेक केयर, गुड बाय.